Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. ये सारे parts हम लोगों ने discuss कर लिए थे target costing के. Okay. Now target costing के बाद वाला जो topic था that will be HRA Human Resource Accounting, वो भी हम cover कर चुके थे. Next is ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बाद इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपका रह गया था. तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का पहले ओवरव्यू देते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता क्या है. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब होता है बेसिकली कि कैसे कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग एडजस्ट होगी, कैसे कैसे प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर अफेक्ट होगा. दैट विल ऑल बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन. महंगाई के ऊपर बेस्ड होता है. तो महंगाई जो होती है उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिस्कस करता है ना. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मोस्टली यूज्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ मनी. जैसे कि मैंने बताया वैल्यू मनी की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूज करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे मनी की वैल्यू क्या होती है, डिक्लाइन होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और आज जो वैल्यू है मनी की, मान लो सपोज 100 रुपीज़ की जो वैल्यू आज है वो इन फ्यूचर 10 साल बाद 20 साल बाद उतनी नहीं रहने वाली. नाउ दैट हैज अकर्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन. ये महंगाई की वजह से होता है, इन्फ्लेशन की वजह से होता है. इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का बढ़ना. जो आपके सामान है या आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज गेन कर रहे हो, उनकी वैल्यू को बढ़ना आपका कहलाता है इन्फ्लेशन. जो कि टाइम दर टाइम बढ़ रहा है, विच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, जो कि मनी की वैल्यू को कम कर दे रहा है. और विच रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर, लोगों की खरीदने की क्षमता को भी वो कम कर दे रहा है. इस सिनेरियो को अगर आगे प्रोसीड करें तो जब मेरी परचेजिंग पावर कम होगी तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो मैं डिमांड भी कम करूंगी. और जब डिमांड कम होगी तो जो मनी का फ्लो है इकोनॉमी के अंदर वो कम होगा. तो इसी तरीके से ये प्रोसीड होता रहता है टाइम टू टाइम. पावर ऑफ द मनी व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, जब मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट. कंपनी क्या करती है? एडजस्ट करती है चीज़ों को अकाउंट्स के सिनेरियो में टू शो एन एक्यूरेट और ट्रू रिप्रेजेंटेशन. बिल्कुल ठीक मात्रा में अमाउंट को दिखाना, रुपीस को दिखाना अकाउंटिंग का काम होता है कंपनी अकाउंट्स में. तो महंगाई जितनी हो रही है, वैसे तो हम लोग एक डिसएडवांटेज में, अकाउंट्स की डिसएडवांटेज में ये पढ़ते हैं कि ये हिस्टोरिकल बेस्ड ऑफ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है. लेकिन जो अकाउंटिंग के न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, न्यू जो फ्लक्चुएशंस आ रही है वो अकाउंटिंग में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है, जिसको हम ग्रीन अकाउंटिंग भी बोलते हैं. तो ये कहीं ना कहीं स्टेप लिए जा रहे हैं कि मनी की वैल्यू में चेंज हो रहा है. मनी क्योंकि टाइम टू टाइम डिक्लाइन कर रही है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे. अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है जो रिटेल कस्टमर्स नहीं होते, जो रिटेल में डील करते हैं, उनके लिए ये यूज किया जाता है. कौन यूज करता है? इट विल बी यूज्ड बाय आरबीआई. और ये क्यों यूज किया जाता है? करंट प्राइस अपॉन में बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के बेस पे हम लोग सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं. तो इन्फ्लेशन भी सीपीआई की तरह ही है ना. इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हम अकाउंटिंग के बेसिस पे यूज कर रहे हैं. और जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेल कंज्यूमर, रिटेल पर्संस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है. आरबीआई ये मेजर यूज करती है क्योंकि टाइम टू टाइम मनी की वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए आरबीआई भी इसको फैक्टर को यूज करती है. इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग, इसमें असेट्स और लायबिलिटीज
क्या होती है, बढ़ती है, टू एडजस्ट द चेंज इन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर समझ गए, परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि कितनी आपकी खरीदने की, कोई सामान को खरीदने की क्षमता कितनी है। नाउ ऑल्सो एडजस्टिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू एडजस्ट देम अगेंस्ट द चेंज ऑफ गुड्स इन सर्विसेज। इट इज द पर्पज ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है टू शो एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सटीक तरीके से दिखा सके टू द इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सो इट विल, ताकि वो उनको आसानी हो अपने डिसीजंस को लेने में। तो ये क्या होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेटली शो किया जाए, उनकी बैलेंस शीट में जितने असेट्स और लायबिलिटीज घट बढ़ रही है, क्योंकि देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये भी पता है कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो उनकी वैल्यू डिक्लाइन करेगी, और इन केस अगर किसी की वैल्यू में चेंज आया है, कोई सामान हमने परचेज किया है, सेल किया है, तो वहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, तो वो इन्फ्लेशन के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड। सबसे पहले करंट अकाउंटिंग मेथड नाम से समझ आ रहा है, ये किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, करंट सिनेरियो के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जो मेन काम है वो ये है कि जो करंट परचेजिंग पावर है ना, उसको दिखाना, टू रिप्रेजेंट, और उसको दिखाएंगे हम किसके बेसिस पे, असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। इन्फ्लेशन की वजह से जो असेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आए हैं उसको हम करंट अकाउंटिंग मेथड के बेसिस पे दिखाएंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू वैल्यूएट, ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस मेथड के अंदर द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एडजस्टेड इन अ मैनर, जो असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है वो इस तरीके से मैनेज की जाती है टू रिफ्लेक्ट द करंट कॉस्ट, करंट सिनेरियो की कॉस्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, जो प्रीवियसली बेस्ड था उसके ऊपर नहीं, जो करंट वैल्यू है उसके बेसिस पे दैट अ सिमिलर असेट्स और लायबिलिटी कैन बी रिप्लेस्ड फॉर दैट प्राइस इन द करंट मार्केट। नाउ करंट परचेजिंग पावर, करंट परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि आजकल आज जो सिनेरियो है उसमें आप कितना सामान कैसे खरीद सकते हो। तो इस मेथड के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको हम एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए, और इसमें हम सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किन लोगों के लिए कौन यूज करता है और इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है सब मैं बता चुकी। फॉर कन्वर्टिंग द मॉनेटरी, और जो सीपीआई है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, जो मनी वैल्यू है उनको चेंज करता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे। सबसे पहला मेथड है करंट अकाउंटिंग मेथड, और जो दूसरा मेथड है दैट विल बी करंट परचेजिंग पावर। नाउ द थर्ड वन इज, अब समझेंगे कि जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है अगर उसका क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे कि एक कंपनी है, सपोज अ कंपनी एक पीस ऑफ इक्विपमेंट को खरीद रही है 2016 में और 1 लाख रुपए के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई है 150। तो पता है क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज भी मैं अभी बता देती हूँ कि ये 150 किसके बेसिस पे यूज कर रहे हो, यह भी बताएंगे। 2023 का सीपीआई 300 है, ये किस बेसिस पे आप 300 और 150 कैलकुलेट करते हो। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी इतने प्रॉपर वैलिडेट नहीं होते, ये इसका एक नुकसान वाला पॉइंट भी है। और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स भी होता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी इतनी इजी नहीं होती। नाउ जो सीपीआई है वो कौन से साल का, जिस टाइम मैंने उसको खरीदा 2016 में, उसका सीपीआई था 150, दैट विल बी द बेस प्राइस। और जो आज के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में 2023 में सीपीआई चल रहा है दैट विल बी 300। सो द प्राइस ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट का सामान है वो एडजस्ट किया इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, तो जो आपका सॉल्व होगा वो होगा आपका जो करंट सिनेरियो है, करंट प्राइस है अपॉन में जो बेस प्राइस चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट
अमाउंट से, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उनके साथ। तो अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं भी देखना चाहते तो डायरेक्टली कर दो। करंट क्या है, 2023 का कितनी वैल्यू है, 300। बेस कितना है आपका, बेस जो आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया है दैट विल बी 150। और कितनी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, कितनी कॉस्ट है इसकी, अमाउंट बोल सकते हो या आप कॉस्ट बोल सकते हो। तो ये कितनी है, कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये कैंसिल आउट होगा, 15 1 जा 15 2 जा, 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आंसर आ जाएगा। तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर फ्रेम नहीं कर सकता, बहुत इजीली फ्रेम कर सकता है। लेकिन जिनको इस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी जिसको, वो इस क्वेश्चंस को गलती कर देगा। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो करंट पीरियड का है, इन्होंने अपने न्यू फॉर्मूले से इसको डिराइव कर दिया, दैट विल बी प्राइस जो करंट प्राइस का है और उसको डिवाइड कर दिया प्राइस जो पहले का है, ठीक है। जो प्राइस इन्होंने पहले सेट किया है, जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू आएगी, जो कि पहले के टाइम के हिसाब से चल रहा है, दैट विल बी 300 अपॉन में 150, कितना आ गया 2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी कॉस्ट से, जितने का सामान खरीदा। तो हैंस द वैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट अंडर सीपीपी मेथड, सीपीपी इज करंट परचेजिंग पावर। आज की डेट में कितनी है परचेजिंग पावर, उसको कहते हैं हम सीपीपी मेथड। नाउ हिस्टोरिकल प्राइस को कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कन्वर्जन फैक्टर के साथ। तो अगर आज की डेट में उस वैल्यू को देखा जाए तो 1 लाख की वैल्यू 2 लाख में आ चुकी है। जो 2016 में जो मैंने सामान 1 लाख का खरीदा था, वो आज की डेट में महंगाई के हिसाब से देखूं तो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि एक तरीके से याद करो, जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली क्लास में, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली क्लास में, तो वहां पे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि आज की वैल्यू, जो आज रुपीज में वैल्यू है, वो फ्यूचर में कितनी होगी, है ना, और जो फ्यूचर में वैल्यू है वो प्रेजेंट में कैसे कैलकुलेट होगी। तो यही कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। नाउ इसके फायदे क्या क्या हैं, अगर मैं फायदे की बात करूं तो आप लोग भी समझ चुके होंगे। जो सबसे पहले मेन पॉइंट है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। हमें एक्यूरेट बेसिस पे पता चलता है कि मेरी असेट्स कितनी है, मेरी लायबिलिटीज कितनी है, कहाँ पे मुझे कितना काम करने की जरूरत है, मैं डिसीजन मेकिंग और अच्छे से कर पाऊंगी और न्यू ट्रेंड न्यू फेज के अकॉर्डिंग चल पाऊंगी। अगर मैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को कंपेयर करती हूँ, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बनेगी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर, आपके कंज्यूमर और आपके बीच में, कंपनी के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि कोई भी अनफेयर टाइप की प्रैक्टिसेस वहां पे नहीं फॉलो हो रही है। नाउ एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपको एक बहुत ही अच्छा और फेयर व्यू देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि वो इन्फ्लेशन जो करंट सिनेरियो में चल रहा है उसकी बात है। दिस वे इट प्रोवाइड, और इस तरीके से वो एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नाउ ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि कहीं भी कोई हिडन कॉन्सेप्ट नहीं है। अकाउंटिंग विच डिस्क्राइब इन डिटेल द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द कंपनी। नाउ इन्वेस्टिंग डिसीजन, जब आप आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कौन सी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं करना, अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप आज कैलकुलेट कर रहे हो, आज की डेट में वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो जो कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपकी प्रेडिक्शन, आपकी फोरकास्टिंग इजी हो जाएगी। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपको एक बहुत ही अच्छा
तरीका देता है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देता है कंपनी के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, इस तरीके से कि जो इन्वेस्टर है वो अच्छा खासा डिसीजन ले पाए रिगार्डिंग दियर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा डिसीजन ले पाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन कर सकते हो। देखो पहले के टाइम पे आप कंपेयर नहीं कर सकते थे, जैसे कि सपोज एक वैल्यू का कंसिडर करी मैंने, 1 लाख का 2016 में सामान खरीदा था और 2023 में कोई सामान मैं 5 लाख का कंपेयर खरीद रही हूँ या 1 लाख का ही खरीद रही हूँ। अब क्या 2016 में 2016 में जो सामान मैंने 1 लाख का खरीदा था और जो 2023 में सामान मैं 1 लाख का खरीद रही हूँ, कैन इट बी कंपेरेबल? क्या उसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड का फर्क है। तो जब इन्फ्लेशन को मैं कंसिडर कर रही हूँ तो वो जो टाइम फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है या कंपैरिजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 2023 के हिसाब से कैलकुलेट कर ली जाएगी। ठीक है, जैसे आज उसकी वैल्यू कितनी है 2016, देखो देखो जो 2023 में खरीदी है वो तो सिंपल ही है कि वो तो 1 लाख की ही है 2023 के हिसाब से, लेकिन जो 2016 में खरीदी है उसकी भी वैल्यू आज की कैलकुलेट कर सकती हूँ और सिंपली मैं कंपेयर कर सकती हूँ दोनों चीज़ों को। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बहुत ही बेनिफिशियल है इम्प्रूव करने में, कंपेयर करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी की, क्योंकि 2 डिफरेंट पीरियड की बात होती है, 2 डिफरेंट कंपनीज की बात होती है इन द सेम इंडस्ट्री बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम, जो भी मैंने आपको बताया। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर आप हिस्टोरिकल मेथड से करोगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव रहेगा एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपको एक एग्जैक्ट फिगर बताता है। व्हेन द डिविडेंड इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट देयर इज अ हाई चांस दैट द डिविडेंड विल बी हाई, बहुत अच्छा खासा चांस है कि जो डिविडेंड है वो ज़्यादा महंगा रहेगा। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट करते हो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के हिसाब से तो जो आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड रहेगा दैट इज प्रोवाइडेड, तो वो जो प्रोवाइड किया जाएगा वो एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी। नाउ इसका नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो कैलकुलेशंस होती है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग थोड़ी सी ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जिसके अंदर आपको कुछ कैलकुलेशन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, विदाउट नॉलेज आप उसको नहीं कर सकते। और फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन को जो मैंने आपको बताया था दैट इज 300, जो हमने एक्सपेक्ट किया कि 2013 में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है दैट विल बी 300 और जो 2016 में रहा है दैट विल बी 150, तो वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो इसकी प्रिडिक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मैनी टाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट फ्यूचर प्राइस चेंज, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू एक्यूरेटली फोरकास्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को अंदाज़ा भी लगाना बहुत मुश्किल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बाय यूजिंग द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, महंगा है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा, लेकिन यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग और टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है, मनी का वेस्टेज यहाँ पे थोड़ा सा है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 2 मंथ 3 मंथ या 1 ईयर कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की एंड देन यू कैन लीव, नो, इट्स नो ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कभी भी ख़त्म ना होने वाली प्रोसेस है और इसका जो प्राइस है वो बदलता रहता है इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए या कोई भी चेंजेस आएंगे तो आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को वहाँ पे पुट अप कर पाओगे। सो इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ द अकाउंट, कंटिन्यूस अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, फॉर्मूलेज वगैरह पता नहीं है, तो आप आसानी से उसकी फोरकास्टिंग नहीं कर पाएंगे और एक्सपर्ट को ही ज़रूरी होता है पर्सन को, और एक्सपर्ट ही उसकी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेता है।
नाउ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का कोई प्रैक्टिकल आएगा तब भी कर लोगे, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तब भी कर लोगे। उसके एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए, उसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए। नाउ वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है ग्रीन अकाउंटिंग भी बोला जाता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को। और ये कहीं ना कहीं जो हम इम्बैलेंसेस बना रहे हैं ना, नेचर हमें जो दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू हम क्या नेचर को दे रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस को ही इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग बोला जाता है। किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं और उसका कितना भुगतान हम लोगों को करना पड़ रहा है, वो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कहलाता है। तो होपफुली आप लोगों को इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसा रूटीन प्रोसेस फॉर द ऑर्डर जिसमें हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। किस चीज़ों को? इकोलॉजिकल खर्चों को, इकोलॉजिकल एक्सपेंसेस को मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना, एडजस्ट करना हमारा इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का पार्ट होता है ना। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बहुत सारे तरीके हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट को बचाने के। तो इन्वायरमेंट को बचाने का ही एक स्टेप है जिसमें हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं अपनी इनिशिएटिव से कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं, या बोल सकते हो कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं, है ना, जिसको हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का पार्ट बोलते हैं। फर्म की रिपोर्ट बनाना, डिसीजन मेकिंग बनाना, इट हेल्प्स फर्म सी, ये देखा जाए कि कितना बेनिफिट हो रहा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करके। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग लेट्स पीपल नो द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चॉइसेस ऑन द फर्म फाइनेंस। फर्म के खर्चों को, फर्म के फाइनेंसेस का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है ना। जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी इन्वायरमेंट को कितना बेनिफिट दे रही है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट से लेते तो बहुत कुछ है, लेकिन इन बिहाफ ऑफ दिस हम लोग क्या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या इन्वायरमेंट को कुछ बेनिफिट्स देते हैं, उसकी बात इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के अंदर होती है। नाउ इट हेल्प्स मेक बेटर डिसीजन, फॉलो द रूल्स। हम लोग मनी को बनाते हुए बोलते हैं ना, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात करो। ऐसी बात मत करो कि आज के डेट में तो हम लोग अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में तो हम रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो वाटर, वो पेट्रोल, वो चीजें बचे ही ना। ठीक है, आपको सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। आप बेटर डिसीजन ले पाओ, रूल्स को फॉलो कर पाओ जब आप पैसे को कमा रहे हो। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इज अबाउट होल्डिंग ट्रैक ऑफ मनी एंड हाउ इट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे कितना फर्क पड़ रहा है हमारे कमाने से। ऐसा तो नहीं है कि मैं जो रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, जो सामान यूज कर रही हूँ, उसका वेस्टेज ऐसे ही रिवर्स वगैरह में बहा दे रही हूँ। उसका जो वेस्टेज है जिसकी वजह से रिवर्स ब्लॉक हो रही है, रिवर्स पॉल्यूट हो रही है ना, तो वो भी हमें रोकना है, उनके लिए स्टेप्स लेने हैं। इट रिकॉर्ड्स, ये दिखाता है, बताता है कि जब हम मनी को खर्च कर रहे हैं तो वो किसी तरीके का नुकसान तो नहीं दे रही हमारी इन्वायरमेंट को। इट हैज़ न्यू पॉलिसीज, नई नई पॉलिसीज यूज करना ताकि जो हमारा नुकसान लग रहा है वो कम हो। अच्छे खासे टूल्स का इस्तेमाल करना, वही पुराने वगैरह यूज मत करना। जैसे कि व्हीकल का भी एक टाइम पीरियड रहता है ना, जैसे बाइक्स वगैरह का अलग रहता है, कार का पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर अलग होता है कि इतने टाइम तक ही आप इसको व्हीकल को यूज कर सकते हो, क्योंकि जो पॉल्यूशन फैक्टर है वो बढ़ता है। तो ऐसे ही स्टेप्स लेना, इनिशिएटिव लेना, ताकि हमारी जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो इम्प्रूव हो सके। कंप्लीट इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। ये दो पार्ट्स वही हैं कि मेरी कंपनी कितनी पे कर रही है इन्वायरमेंट को और कितना कंपनी ले रही है इन्वायरमेंट से।
ठीक है। तो वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज रेगुलर अकाउंटिंग। रेगुलर अकाउंटिंग क्या कहती है? हाउ द इन्वायरमेंट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरी कंपनी पे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे। और जो दूसरा पार्ट है दैट विल बी इकोलॉजिकल अकाउंटिंग, जो कि बोलती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन नुकसान पहुंचा रही है इन्वायरमेंट को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट पहुंचा रही है इन्वायरमेंट को, वो है हमारा इकोलॉजिकल अकाउंटिंग। और कैसे इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, ये है हमारा रेगुलर अकाउंटिंग। नाउ द नीड फॉर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर विद द रिक्विजिट डेटा। जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है ये प्रोवाइड करती है डेटा कि देखो आपके काम करने से हमारी कंट्री कितनी डिक्लाइन हो रही है इन्वायरमेंट के फेज पे, है ना। नाउ टू मेक वेल इन्फॉर्म जजमेंट कंसिडरिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब मैंने बता दिया कि आपको ऐसे गुड्स और ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी है जो ऐसा ना हो कि आज तो आप लोग यूज कर रहे हो बट इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए। सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बर्डन। नाउ नीड फॉर, क्यों जरूरत है, अभी हमें इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है? इन्वायरमेंट के ऊपर जो अफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से? हमारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की वजह से। इट हेल्प्स फर्म अंडरस्टैंड, ये लोगों को, फर्म को मदद करती है इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्रिएट प्लान टू लोअर इट, इंश्योर लीगल कंप्लायंस, हेल्प फर्म comply with environmental rules and avoid लीगल फाइन्स वगैरह पे करने के लिए। आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग, हम ये देख सके कि कहाँ पे हम बचत कर रहे हैं, है ना, कॉस्ट कहाँ बच रही है। प्लेसिंग ऑप्शन फॉर कॉस्ट सेविंग, इम्प्रोवाइज रिसोर्स कंट्रोल, वेस्टेज कम हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कहीं ना कहीं जब आप इन्वायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दोगे तो कंज्यूमर भी आप लोगों से खुश होंगे। कंज्यूमर भी सोचेंगे भाई ये कंपनी इतना % इन्वायरमेंट के लिए सोचती है तो हमें इस कंपनी के प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, ताकि हम तो कंज्यूमर तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे ए कंपनी का करें चाहे बी कंपनी का करें, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी की वेलफेयर हो रही है इनके प्रोडक्ट यूज करने से, तो हमें भी एज अ कंज्यूमर एक इनिशिएटिव लेना है इनके प्रोडक्ट को यूज करके। तो क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। फर्म जिनका स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड होता है वो एक फायदे में रहती हैं ना। इम्प्रूव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है। गुड इन्वायरमेंटल वर्जन, जब अच्छा खासा इन्वायरमेंट का वर्जन रहता है तो इम्प्रूव रिलेशंस बढ़ते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज सब इम्प्रूव होते हैं ना। रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फैक्टर वाला भी बढ़ जाएगा आपका। हेल्प फर्म रिपोर्ट दियर environmental effect and sustainability practice to stakeholder। फिर ये आ गया आपका वो वाला टॉपिक। तो यहाँ तक का जो पॉइंट्स हैं उसमें हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कितने सारे पॉइंट्स की बात करी। तो आपके 2 पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आप लोगों को किन के बारे में, एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को जब आएंगे तो किस तरीके से फ्रेम करना है। तो अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, या किसी टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल करवाने हो, या आप किसी एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक चाहिए, तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को उसका रिवर्ट टाइमली मिल जाएगा। और आप लोगों से फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।